हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम रेस्पिरेटरी मेडिसिन का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सीओपीडी। तो सीओपीडी की फुल फॉर्म क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो ये भी हमारे पास एक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, तो इसको पढ़ते हैं। तो सीओपीडी में हमारे पास दो डिजीजेस आ जाती हैं, एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो वन बाय वन हम इन दोनों को पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन है हमारे पास। इट रेफर्स टू इरिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवेज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव एयरफ्लो लिमिटेशन कॉज्ड बाय एयरवे एंड पेरेन्काइमल इन्फ्लेमेशन। तो सीओपीडी में क्या होता है कि हमारे पास एयरवेज की इरिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। अस्थमा में हमने क्या पढ़ा था? एयरवेज की रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी। इसमें हमारे पास एयरवेज की ऑब्स्ट्रक्शन इरिवर्सिबल हो जाती है, मतलब वापस ये रिवर्स नहीं होती कंडीशन। और इसमें हमारे पास क्या होता है? प्रोग्रेसिवली एयर फ्लो की लिमिटेशन हो रही होती है। हमारे पास एयरवे की और लंग्स के पेरेन्काइमा की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इट इज कलेक्टिव टर्म फॉर बोथ एम्फाइसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। सीओपीडी में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती है, एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो कलेक्टिवली हम उसको सीओपीडी बोलते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या है हमारे पास? स्मोकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। सबसे ज़्यादा स्मोकिंग इसका रिस्क फैक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट इज़ अनयूजुअल टू डेवलप सीओपीडी विथ लेस देन 10 पैक ईयर्स। अगर हमारे पास कोई पेशेंट है, मतलब कि वो 10 साल से कम पैक ईयर्स सिगरेट पी रहा है ना, तो उसको सीओपीडी नहीं हो सकती। अगर वो 10 पैक ईयर से ज़्यादा पिएगा ना, तो फिर उसको सीओपीडी होगी। 10 पैक ईयर से कम उसको सीओपीडी नहीं होगी। 1 पैक ईयर इज इक्वल टू 20 सिगरेट्स पर डे पर ईयर। एक पैक ईयर क्या है कि वो रोजाना एक दिन में 20 सिगरेट्स पिए एक साल में, तो उसको हम बोलेंगे एक पैक ईयर। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, इसमें भी हमारे पास सीओपीडी हो सकता है। ऑक्यूपेशन, कोल माइनर्स, कैडमियम एक्सपोजर, उनको भी हो सकता है। क्रोनिक अस्थमा वाले पेशेंट्स को भी हो सकता है। कैनाबिस स्मोकिंग से भी सीओपीडी हो सकता है। टाइप्स क्या है हमारे पास सीओपीडी की? तो सबसे पहले है एम्फाइसीमा। इट रेफर्स टू परमानेंट एनलार्जमेंट ऑफ द एयर स्पेसेस डिस्टल ऑफ द टर्मिनल ब्रोंक्यूल अकम्पनीड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर वॉल्स। तो एम्फाइसीमा में हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास देखें, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं। इसके बाद हमारे पास ये एयर स्पेसेस हैं बहुत सारी लंग्स में। तो एम्फाइसीमा में क्या होगा कि हमारे पास इन एयर स्पेसेस की जो है ना वो एनलार्जमेंट हो जाएगी, और इनके बीच में ये जो वॉल्स आपको नज़र आ रही हैं, ये इसकी भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। फिर ये कैसे हो जाएंगी? इस तरह हो जाएंगी, सारी एयर स्पेसेस ऐसे हो जाएंगी। एयर स्पेसेस की एनलार्जमेंट और वॉल्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है कि इनका जो है ना सरफेस एरिया ये डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब ये साथ में थी तो इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा था। अब इनकी वॉल्स जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो इनका सरफेस एरिया कम हो गया है। तो अब एयर इसमें जो है ना वो ट्रैप कर जाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी एक्सेलेशन के दौरान। अब हमारे पास टाइप्स हैं एम्फाइसीमा की। सेंट्री एसिनार एम्फाइसीमा, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्फाइसीमा, अफेक्ट्स द अपर लोब्स। ये हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप है एम्फाइसीमा की। ये हमारे पास लंग के अपर लोब को अफेक्ट करती है। ये अपर लोब है ना लंग का, इसको अफेक्ट करती है ये। इट अकर्स इन हैवी स्मोकर्स एंड इज एसोसिएटेड विद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ये हमारे पास हैवी स्मोकर्स में होती है सेंट्री एसिनार एम्फाइसीमा, और सेंट्री एसिनार एम्फाइसीमा में हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी साथ हो सकता है। पेन एसिनार एम्फाइसीमा क्या है हमारे पास? इट अफेक्ट्स द लोअर लोब्स एंड इज मोस्ट सीवियर एट द बेसिस। ये हमारे पास लोअर लोब्स को अफेक्ट करती है और बेसिस पे बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। इट इज़ एसोसिएटेड विद अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। पेन एसिनार एम्फाइसीमा कब होगी? जब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होगी तब ये होगी। अब हमारे पास क्या है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इट रेफर्स टू परसिस्टेंट कफ विद स्पूटम प्रोडक्शन फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स इन 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होगा कि पेशेंट को परसिस्टेंट कफ होगी और उसके साथ स्पूटम की प्रोडक्शन होगी, और ये सिम्टम्स उसको 2 सालों में 3-3 महीने होंगे। मतलब एक साल में 3 महीने ये सिम्टम आएंगे और दूसरे साल में भी 3 महीने ये सिम्टम आएंगे, तो हम उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोलेंगे। क्लिनिकल फीचर्स क्या है हमारे पास सीओपीडी में? सिम्टम्स क्या है हमारे पास? पेशेंट ओवर द एज ऑफ 40 ईयर्स। सीओपीडी वाले पेशेंट की एज हमारे पास 40 ईयर से ज़्यादा होगी। क्रोनिक कफ और स्पूटम प्रोडक्शन होगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा अरसे से उसको खांसी होगी, क्रोनिक कफ होगी और स्पूटम की प्रोडक्शन होगी। बलगम भी आ रहा होगा साथ में। डिस्निया वर्सन बाय एक्सर्शन, जब वो कोई काम करेगा तो उसको जो सांस में तकलीफ होती है ना वो वर्स हो जाएगी। इंटरमिटेंट एक्सरबेशन एडवांस्ड स्टेजेस, और अगर एडवांस स्टेजेस हो जाते हैं ना मतलब सीओपीडी के, तो फिर सीवियर कंडीशन भी हो जाती है बार बार, मतलब कि इंटरमिटेंट एक्सरबेशन हो रही होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है ये सीओपीडी। वेट लॉस भी हो रहा होता है। अब हमारे पास सीओपीडी के साइंस क्या हैं? इंक्रीज एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ चेस्ट, बैरल चेस्ट। तो हमारे पास जो सीओपीडी वाले पेशेंट्स होते हैं ना, स्पेशली एम्फाइसीमा वाले पेशेंट, उनमें क्या होता है कि एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर जो है ना वो चेस्ट का इंक्रीज हो जाता है, मतलब बैरल चेस्ट हो जाती है, मतलब कि इस तरह उनका एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज हो जाता है। ब्रेथ साउंड्स डिक्रीज विद हाइपर रेजोनेंट परकशन नोड। ब्रेथ साउंड्स डिक्रीज हो जाते हैं
और जब हम परकस करते हैं तो हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट आता है। इंक्रीज एक्सपायरेटरी फेज रोंकाई वीजिज, और हमें एक्सपायरेटरी फेज इंक्रीज मिलता है जब हम उसकी ऑस्कल्टेशन करते हैं। रोंकाई मिलते हैं, हमें वीजिज मिलती हैं। डिक्रीज डायफ्रामेटिक एक्सर्शन डिक्रीज हो जाती है, मतलब कि डायफ्राम यूज़ हो रहा होता है ना जब हम इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करते हैं, तो इनमें डायफ्राम की एक्सर्शन भी डिक्रीज हो जाती है। वेट लॉस और कैचेक्सिया हो जाता है पेशेंट में, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, थिन लीन हो जाता है। हेडेक ड्यू टू हाइपरकैपनिया फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन, हेडेक हो जाता है पेशेंट्स को क्योंकि हाइपरकैपनिया हो जाती है इन पेशेंट्स में, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो जाती है इन पेशेंट्स में। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों रिटेन हो जाती है? क्योंकि वो एयर को बाहर नहीं निकाल पाते, तो जब वो एयर को बाहर नहीं निकाल पाते तो उनकी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर जाएगी? वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर रहेगी तो हाइपरकैपनिया हो जाएगा, फिर उनको हेडेक होगा। अब हमारे पास क्या है? पिंक पफर्स और ब्लू ब्लोटर्स। ये क्या होते हैं? पिंक पफर्स हमारे पास प्रीडोमिनेंटली एम्फाइसीमा में होते हैं और ब्लू ब्लोटर्स हमारे पास प्रीडोमिनेंटली ब्रोंकाइटिस में होते हैं। और ये हमारे पास एम्फाइसीमा में थिन इंडिविजुअल्स होते हैं और ब्लू ब्लोटर्स में ओवरवेट होते हैं, और इनमें साइनोसिस नहीं होती, लेकिन ब्लू ब्लोटर्स में हमारे पास साइनोसिस होती है ड्यू टू हाइपरकैपनिया और हाइपोक्सीमिया। हाइपरकैपनिया और हाइपोक्सीमिया की वजह से साइनोसिस होती है क्योंकि उनकी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो रही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पा रही, लंग से एयर ट्रैप हो जाती है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो जाती है, इसलिए साइनोसिस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड में ज़्यादा होगी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, तो साइनोसिस होती है इन पेशेंट्स में। पिंक पफर्स में ब्रेथलेसनेस होती है क्योंकि ये अपने एक्सेसरी मसल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो पिंक पफर्स जो होते हैं ना, ये एम्फाइसीमा वाले पेशेंट जी अपने एक्सेसरी मसल को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसा ऐसा करके बाहर निकाल ही लेते हैं, लेकिन ब्लू ब्लोटर्स जो होते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पाते, वो अपने एक्सेसरी मसल्स को यूज़ ही नहीं करते, मतलब उनमें कोई नो डिस्ट्रेस, उनमें ब्रीथलेसनेस होती नहीं है क्योंकि वो एक्सेसरी मसल यूज़ ही नहीं करते, इसलिए उनमें साइनोसिस होती है और पिंक पफर्स में साइनोसिस नहीं होती। टेकिपनिया विद प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन थ्रू पर्स्ड लिप्स, इन पेशेंट्स में ये क्या करते हैं? पर्स्ड लिप्स करके एक्सपायरेशन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा देर से हवा को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इनमें टेकिपनिया हो जाता है, बहुत तेज तेज सांस लेते हैं। रेस्पिरेटरी इज नॉर्मल और स्लाइटली इंक्रीज, इनमें क्या होता है? ब्लू ब्लोटर्स में टेकिपनिया नहीं होता है, इनमें नॉर्मल रेस्पिरेशन हो रही होती है, इतने या तो स्लाइटली इंक्रीज होते हैं, थोड़ा सा टेकिपनिया होता है, ज़्यादा नहीं होता। नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें नॉर्मल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन ही नहीं हो रही थी, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इंक्रीज होगा? और ब्लू ब्लोटर्स में क्या होता है कि इंक्रीज होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि इनमें हाइपरकैपनिया हो रहा है, तो इसलिए। और इनमें सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया होता है ड्यू टू हाइपोक्सीमिया। इनमें सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया क्यों होता है? क्योंकि इनमें हाइपोक्सीमिया होता है, ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। जब ऑक्सीजन कम होती है ना, तो किडनीज क्या करती हैं कि इरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करती हैं, और इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज को बनवाता है बोन मैरो में, तो फिर जब ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज बनते हैं तो ब्लड में बहुत ज़्यादा आरबीसीज की कंसंट्रेशन हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। अब हमारे पास क्या है? डायग्नोसिस है सीओपीडी की, हम किस तरह इसको डायग्नोस करते हैं? पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ चॉइस। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट ये हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ चॉइस है। ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न मिलता है हमें CPFTs अबव, इसमें हमें वो रेशियो जो है ना FeV1 डिवाइडेड बाय FVC, ये हमें कम मिलता है 80% से। नेगेटिव मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट इन कंट्रास्ट टू एस्थमा, हमने एस्थमा वाले टॉपिक में पढ़ा था मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट, तो हमें एस्थमा में ये टेस्ट पॉजिटिव मिल रहा था और यहाँ पे ये टेस्ट हमें नेगेटिव मिलता है। DLCO डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न ऑन PFTs प्लस डिक्रीज DLCO एम्फाइसीमा। ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न भी मिल रहा है PFTs में और साथ में हमें DLCO भी डिक्रीज मिल रहा है, तो मतलब कि एम्फाइसीमा है। डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए हमें कि हम एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके अलावा हम रिस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ को किस तरह डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हम ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ को किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसमें ये होता है कि हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ जो होती है ना, उनमें हमारे पास जो FeV1 डिवाइडेड बाय FVC रेशियो जो होता है ना, वो डिक्रीज होता है और रिस्ट्रिक्टिव में इंक्रीज होता है। और इसके अलावा DLCO तो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव दोनों में डिक्रीज होता है, लेकिन हमारे पास जो ऑब्स्ट्रक्टिव में भी दो डिजीज होती है ना, COPD और एस्थमा, तो एस्थमा में DLCO हमारे पास नॉर्मल होता है और जो हमारे पास COPD में भी हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में DLCO नॉर्मल होता है। सिर्फ एम्फाइसीमा में हमारे पास DLCO जो है ना वो डिक्रीज होता है। तो फिर ऑब्स्ट्रक्टिव में भी हम
DLCO यूज़ करते हैं एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को डिफरेंशिएट करने के लिए। ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न ऑन PFTs प्लस नेगेटिव मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट विथ नॉर्मल DLCO क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न PFTs पे मिल रहा है लेकिन मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट जो है ना वो नेगेटिव है और DLCO नॉर्मल है, तो क्या है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न ऑन PFTs प्लस पॉजिटिव मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट विथ नॉर्मल DLCO इज इक्वल टू एस्थमा। ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न मिल रहा है PFTs पे लेकिन मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट पॉजिटिव है और DLCO हमारे पास नॉर्मल है, तो एस्थमा है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव में आप देखें हमारे पास एस्थमा और COPD है। एस्थमा और COPD को हम डिफरेंशिएट किस तरह करते हैं, हम मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट करते हैं। अगर मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट हमारे पास जो है ना वो नेगेटिव आ जाती है तो वो क्या है, COPD है, और अगर पॉजिटिव आ जाती है तो वो क्या है, एस्थमा है। इसके बाद हम COPD में भी डिफरेंशिएट करते हैं एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को, तो वो हम DLCO की बेस पे करते हैं। डिक्रीज DLCO है तो क्या है, वो एम्फाइसीमा है, और नॉर्मल DLCO है तो क्या है, हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। अब आपको समझ में आ गया होगा। लैब फाइंडिंग्स क्या मिलती हैं हमें। CBC में हम देखते हैं तो इंक्रीज हेमाटोक्रेट मिलता है क्योंकि सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया होता है फ्रॉम टिश्यू हाइपोक्सिया, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। ECG में हमें क्या मिलता है, राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। चेस्ट एक्सरे में हमें क्या मिलेगा, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स होंगे, फ्लैटेंड डायफ्राम होगा, स्मॉल ट्यूबुलर हार्ट होगा और एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज होगा। मतलब कि अगर मैं चेस्ट एक्सरे बनाऊं, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक्सरे है, इसमें ये हमारे पास क्या है, लंग्स हैं, तो ये हमारे पास हाइपर इन्फ्लेटेड हैं और जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो गया है, और जो हार्ट यहाँ पे होगा ना वो स्मॉल ट्यूब्यूलर हो जाएगा, और जो हमारे पास चेस्ट है ना उसका एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। अब हमारे पास मैनेजमेंट क्या है COPD की, इसमें हम ईयरली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाते हैं पेशेंट को और 5 ईयरली न्यूमोकोकल वैक्सीन लगाते हैं। मोटिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि पेशेंट को बोलते हैं कि स्मोकिंग सेसेशन, मतलब कि स्मोक करना छोड़ दे। ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है, मतलब इससे मोटिलिटी इंप्रूव हो सकती है, मतलब पेशेंट की डेथ नहीं होगी जल्दी। लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरापी देते हैं LTOT। इट शुड बी यूज फॉर मिनिमम ऑफ 15 आवर्स पर डे। ये जो LTOT है ये हमें मिनिमम 15 आवर्स पर डे यूज़ करनी है। इट प्रोवाइड्स मोर बेनिफिट इफ़ यूज़ मोर देन 20 आवर्स पर डे। ये ज़्यादा बेनिफिट तब प्रोवाइड करेगी जब हम इसको मोर देन 20 आवर्स पर डे यूज़ करेंगे। इंडिकेशंस क्या हैं LTOT के, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन 55 mmHg हो जाए या सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन लेस देन 88% हो जाए तब हम ये देते हैं। आइडियल टारगेट क्या है LTOT से, हमें क्या अचीव करना है कि हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मोर देन 60 mmHg करना है और सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन मोर देन 90% करनी है। अब हम क्या दे सकते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब पेशेंट की सिम्टम्स को इम्प्रूव करें। ये हमारे पास सर्वाइवल को इम्प्रूव नहीं करती ड्रग्स। इसमें हम ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं। दीज आर द फर्स्ट लाइन थेरापी। हमारे पास फर्स्ट लाइन थेरापी है। इसमें हम क्या देते हैं, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स देते हैं, जिसमें हम शॉर्ट एक्टिंग एप्राट्रोपियम देते हैं और लॉन्ग एक्टिंग ट्रायोट्रोपियम देते हैं। शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देते हैं साबा, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट लाबा देते हैं, लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक LAA ट्रायोट्रोपियम देते हैं। ये क्या करती है हमारे पास, इट डिक्रीजेस एक्सरबेशन, हॉस्पिटल एडमिशंस एंड रेस्पिरेटरी फेलियर। LAA क्या करती है हमारे पास, एक्सरबेशंस को डिक्रीज करती है, मतलब सीवियर नहीं होने देती डिजीज़ को। हॉस्पिटल में एडमिशंस को भी कम करती हैं, मतलब पेशेंट को बार बार एडमिट नहीं होना पड़ता, और रेस्पिरेटरी फेलियर को भी डिक्रीज करती हैं। इट इज़ बेटर देन एप्राट्रोपियम और लाबा एज मोनोथेरापी। ये एप्राट्रोपियम और लाबा से बेटर हैं अगर हम इसको एज अ मोनोथेरापी यूज़ करें, मतलब सिंगल अकेले हम इनको दें तो ये बेटर है। इसके अलावा हम उनको इनहेल्ड स्टीरॉइड्स देते हैं पेशेंट्स को। स्टीरॉइड्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लामेशन है। ICS रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ एक्सरबेशंस। जो इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सरबेशंस जो होती हैं ना उनकी फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी को रिड्यूस करते हैं। इट इज़ मोर इफेक्टिव व्हेन कंबाइंड विद लाबा। ये जब ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं जब हम इनको लाबा के साथ देते हैं। इंडिकेशंस क्या हैं इनहेल स्टीरॉइड्स की, जब सीवियर डिजीज़ हो जाए जिसमें FEV1 लेस देन 50% हो जाए, पेशेंट विथ मोर देन 2 एक्सरबेशंस पर ईयर रिक्वायरिंग एंटीबायोटिक्स और ओरल स्टीरॉइड्स। पेशेंट्स जिनमें हमारे पास 1 साल में 2 बार एक्सरबेशंस हो जाएं, मतलब उनको एंटीबायोटिक्स और ओरल स्टीरॉइड्स की ज़रूरत पड़ जाए तो उनमें हम ये देते हैं। इसके अलावा हम एंटीबायोटिक्स भी देते हैं पेशेंट में। डेली एजिथ्रोमाइसिन देते हैं जो क्या करता है, डिक्रीज करता है एक्सरबेशंस को। हाउएवर इट इज़ नॉट येट रूटीनली रिकमेंडेड। हाउएवर ये हमारे पास रूटीनली रिकमेंड नहीं है, लेकिन फिर भी हम कभी कभार यूज़ करते हैं। पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन करवाते हैं पेशेंट की। इसके अलावा हम सर्जरी करते हैं, लास्ट ऑप्शन लंग ट्रांसप्लांट है हमारे पास।
प्रोग्नोसिस क्या है हमारे पास इसकी, प्रोग्नोसिस इन्वर्सली रिलेटेड टू एज। प्रोग्नोसिस इन्वर्सली रिलेटेड है टू एज, मतलब जितनी ज़्यादा एज होगी उतनी प्रोग्नोसिस बुरी होगी, जितनी कम एज होगी उतनी प्रोग्नोसिस अच्छी होगी। प्रोग्नोसिस डायरेक्टली रिलेटेड टू FEV1, दैट इज़ द हायर द FEV1 द बेटर द सर्वाइवल। प्रोग्नोसिस FEV1 से डायरेक्टली रिलेटेड है, मतलब जितनी ज़्यादा FEV1 होगी उतना अच्छा सर्वाइवल होगा। अब हमारे पास क्या है, अक्यूट एक्सासर्बेशन ऑफ COPD। जैसे हमने अक्यूट एक्सासर्बेशन ऑफ एस्थमा पढ़ी थी, और तो हम अक्यूट एक्सासर्बेशन ऑफ COPD पढ़ते हैं, मतलब सीवियर हो जाए अचानक से COPD अक्यूटली। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंक्रीज इन सिम्टम्स एंड डिटोरिएशन इन लंग फंक्शन एंड हेल्थ स्टेटस। इसमें क्या होता है कि सिम्टम्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएं और लंग फंक्शन बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो जाए और हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, हेल्थ स्टेटस बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो जाए। फिजिकल एग्जामिनेशन पे हमें क्या साइंस मिलेंगे, टेकिपनिया मिलेगा, एक्सेसरी मसल का यूज़ मिलेगा, पल्सस पैराडॉक्सिकस मिलेगा, साइनोसिस मिलेगा। टेकिपनिया मतलब कि वो पेशेंट बहुत ज़्यादा तेज़ से सांस लेगा और अपने एक्सेसरी मसल्स को यूज़ करेगा। पल्सस पैराडॉक्सिकस में मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। और इसके अलावा साइनोसिस होगी पेशेंट में, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो रही है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम इसमें, हम पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे। 24 to 28% ऑक्सीजन शुड बी यूज्ड। इसमें हम 24 to 28% ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। तो एस्थमा में हम क्या कर रहे थे, हाई कंसनट्रेशन ऑक्सीजन यूज़ कर रहे थे। इसमें हम हाई कंसनट्रेशन ऑक्सीजन नहीं यूज़ करते। हाई कंसनट्रेशन ऑक्सीजन शुड बी अवॉइडेड। हाई कंसनट्रेशन ऑक्सीजन हम इसमें अवॉइड करते हैं क्योंकि वो क्या करवाती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और एसिडोसिस करवाती है। टारगेट्स क्या है हमारे पास, जब हम उसको ऑक्सीजन देंगे तो हमें क्या अचीव करना है, हमें ये अचीव करना होता है कि उसका पार्शियल प्रेशर जो है ना ऑक्सीजन का वो मोर देन 60 mmHg हो जाए और सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है ना वो 88 से 92 के बीच में आ जाए। इसके अलावा हम उसको ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं। इसमें हम क्या देते हैं, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट देते हैं, जिसमें एप्राट्रोपियम देते हैं। फर्स्ट लाइन एजेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट लाइन एजेंट्स है। इसके अलावा हम प्लस शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देते हैं, जिसमें हम एल्ब्यूट्रॉल देते हैं। स्टीरॉइड्स दे सकते हैं हम, ओरल स्टीरॉइड्स देते हैं, जिसमें हम प्रेडनिसोलोन देते हैं 30 mg पर डे 10 दिनों के लिए। IV स्टीरॉइड्स हम देते हैं, जिसमें हम मिथाइल प्रेडनिसोलोन देते हैं। ये हम कितना डोज देते हैं, 125 mg IV देते हैं 72 घंटों में, हर 6-6 घंटे बाद देते हैं। मतलब 3 दिन में हम हर 6-6 घंटे बाद ये देते हैं सीवियर केसेस में। इसके अलावा हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिसमें हम एमोक्सिलिन देते हैं, मैक्रोलाइड्स देते हैं, जिसमें हम एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, सेफेलोस्पोरिन दे सकते हैं, जिसमें हम सेफरोक्साइम, सेफिक्सिम दे सकते हैं, क्विनोलोन्स देते हैं, जिसमें हम लेवोफ्लॉक्सिसिन और मॉक्सिफ्लॉक्सिसिन दे सकते हैं। नो सिंगल एंटीबायोटिक इज प्रूवन टू बी सुपीरियर टू अदर्स। मतलब ये जो हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं ना, ये इतनी ज़्यादा सुपीरियर नहीं है दूसरी ड्रग से जो हम पहले दे रहे हैं, जैसे स्टीरॉइड्स दे रहे हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स दे रहे हैं। और हम COPD के पेशेंट्स में नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन भी करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ये इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है, जैसे हमारे पास एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन इन्वेजिव होता है ना, ये इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है। तो ये हम करते हैं। इनिशिएट अर्ली इन पेशेंट्स विद मॉडरेट टू सीवियर डिस्निया, उन पेशेंट्स में करते हैं जिनको मॉडरेट टू सीवियर डिस्निया होता है ना, उनमें हमें जल्दी स्टार्ट करना होता है। इट इज़ नॉट यूज़फुल इन पेशेंट्स हु कैन नॉट प्रोटेक्ट देयर एयरवे, ये हमारे पास उन पेशेंट्स में यूज़फुल नहीं है जो अपना एयरवे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इफ़ इनिशिएटेड अर्ली इट रिड्यूसेस, अगर ये हम इनिशिएट जल्दी से कर लेना तो फिर हमें एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रीटमेंट फेलियर एंड मोर्टेलिटी का भी चांस कम हो जाएगा। इंडिकेशंस क्या हैं नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन करने के, परसिस्टेंट टेकिपनिया, किसी पेशेंट को मतलब वो परसिस्टेंटली बहुत तेज़ से सांस ले रहा है या फिर उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, उसका pH लेस देन 7.35 है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोर देन 45 mmHg है, तो फिर उनमें हम ये करते हैं। तो ये हमने COPD को पढ़ लिया। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।